गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मानव तंत्र हमारा कुछ एक टॉपिक छूट गया था, उसे हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जनन आ रहा है। तो रिप्रोडक्शन, जनन। सबसे पहले हम जनन की परिभाषा बताते हैं कि जनन होता क्या है। देखिए बच्चों, नीम का पेड़ आपने देखा होगा, नीम के पेड़ से निमोलिया गिरती है और निमोलिया गिरती है तो उससे नीम का पेड़ उगता है। कुत्ते से कुत्ते के बच्चे होते हैं, गाय से गाय का बच्चा होता है, इंसान से इंसान का बच्चा होता है। क्या कभी सुना है कि कुत्ते से बिल्ली का बच्चा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अपने ही समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अपने ही समान यानी अपने जैसी संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है बच्चों? जनन कहलाता है। अब आपने देखा होगा कि हम गुलाब की कलम काट के लगाते हैं तो गुलाब का पेड़ उग जाता है, केले के पेड़ से केले का पेड़ आ जाता है। तो इसमें एक ही जनक होता है, इसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती। और जिसमें एक ही जनक से अपने जैसी संतान उत्पन्न हो जाती है वह अलैंगिक जनन कहलाता है। और जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा, वह जनन कहलाता है लैंगिक जनन। तो जनन दो प्रकार का है, अलैंगिक और लैंगिक। हमें जनरल बातें जानना जरूरी है जनन में। तो दो प्रकार का जनन है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में एक ही जनक होता है और लैंगिक में दो जनक होते हैं। तो यह कैसा है? जो मानव है, मानव के अंदर द्विलिंगी जनन प्रक्रिया होती है। यानी कि दो लिंग वाले होंगे, एक नर और एक मादा। तो मानव के अंदर द्विलिंगी जनन प्रक्रिया होती है। और कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। लिंग दो प्रकार के हैं, नर और मादा। तो नर द्वारा नर युग्मक बनाए जाते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। नर क्या करता है? शुक्राणु बनाता है, तो जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। तो नर द्वारा नर युग्मक क्या बनाया जाएगा? शुक्राणु। क्योंकि जब हम आगे जेनेटिक्स वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे तो उसमें युग्मक शब्द आता है। तो युग्मक शब्द जाएंगे किसमें? नर द्वारा। और उन नर युग्मकों को क्या कहा जाएगा? शुक्राणु। इसके बाद देखिए बच्चों, मादा द्वारा, नर और मादा दो होते हैं, तो मादा द्वारा मादा युग्मक बनाए जाते हैं, जिन्हें अंडाणु कहते हैं। नर द्वारा तो नर युग्मक बनाए जाएंगे और मादा द्वारा मादा युग्मक बनाए जाएंगे। नर युग्मकों को शुक्राणु कहेंगे और मादा युग्मकों को अंडाणु कहते हैं। अब ये युग्मक बन जाते हैं और जनन की प्रक्रिया होती है। तो जनन की प्रक्रिया में जो शुक्राणु
और अंडाणु है, इनका निषेचन होता है और निषेचन स्वरूप बनता है युग्मनज। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक के निषेचन द्वारा, यानी कि इनके संयोजन द्वारा, के निषेचन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। तो नर युग्मक कौन है? शुक्राणु। और मादा युग्मक कौन है? अंडाणु। और इन दोनों के निषेचन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। किसमें? जनन प्रक्रिया में। बच्चों ये तीसरे लेसन से भी रिलेटेड है, इसलिए इसको समझते हुए चलना, क्योंकि तीसरा लेसन के भी कुछ पॉइंट्स इसमें क्लियर होंगे आपके सामने। मानव नर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तथा मादा प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन लिंग हार्मोन स्रावित करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चों जनन वाले लेसन के अंदर कि मानव नर द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बच्चों? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन मादा द्वारा और एक हार्मोन नर द्वारा स्रावित होता है। अब देखिए बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये तो हमने थोड़ी सी जनन की परिभाषा और लिंग नर और मादा युग्मक इनके बारे में बताया। थोड़ी सी और हम क्लियरिटी करके चलते हैं। हमने उस दिन आपको कोशिका बताई थी, और कोशिका में क्या होता है? कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र देखें तो सभी कोशिकाएं हैं उनमें पाए जाएंगे। एक हमने बताया था आरबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए गुणसूत्र भी नहीं पाए जाते। तो आप देखिए बच्चों कि शरीर की प्रत्येक कोशिका है, प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। ठीक है बच्चों, तो देखिए शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े या संख्या में 46 जोड़े के रूप में, तो 23 जोड़े और संख्या में कितने? 46। संख्या में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं।
अब जो 23 जोड़े हैं बच्चों, कायिक कोशिकाओं में तो पूरे के पूरे 23 जोड़े एक समान होते हैं, लेकिन जनन कोशिकाओं में 22 जोड़े तो एक समान होते हैं और 23वां जोड़ा भिन्न होता है 22 जोड़ों से। तो हम बताएंगे कि कायिक कोशिकाओं, कायिक यानी कि जो शरीर बना रही है, पूरे देह की कोशिकाएं, कायिक कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र कहलाते हैं। कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। जो कि समान होते हैं। अब जनन कोशिकाएं हैं जो कि जनन अंगों में पाई जाएंगी। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र 2 प्रकार के तंत्र हैं, और जिनमें शुक्राणु और अंडाणु को बनते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक कोशिकाएं बनती हैं। और इनमें जो गुणसूत्र हैं, जोड़े तो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं और 23वां जोड़ा जनन गुणसूत्र कहलाता है। तो जनन कोशिकाओं में बाईस जोड़े गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र जनन गुणसूत्र होता है। जनन गुणसूत्र होता है। सेक्स क्रोमोसोम और कायिक क्रोमोसोम होता है ऑटोसोम। तो जनन कोशिकाओं में 22 जोड़े तो एक समान होते हैं, जिन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं, और एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, वह जनन गुणसूत्र कहलाता है, जनन गुणसूत्र होता है। अब हम बात करें नर में गुणसूत्र, तो कैसे शो कर सकते हैं इनको कि 22 तो एक जैसे होते हैं, 22 प्लस एक जोड़ी जनन गुणसूत्र होता है, और उसको हम शो करते हैं XY से। तो नर में गुणसूत्र कैसे होते हैं? 22 प्लस XY। 22 तो कायिक गुणसूत्र होते हैं और 23वां गुणसूत्र होता है XY। और मादा में गुणसूत्र 22 तो एक जैसे होते हैं, कायिक होते हैं, और 23वां जोड़ा होता है XX। और ये कैसे गुणसूत्र होते हैं? जनन गुणसूत्र। तो जनन गुणसूत्र होते हैं नर में XY और मादा में XX। और नर के जनन गुणसूत्र से ही पुत्र या पुत्री क्या होगी वह निर्धारित होता है। तो नर में गुणसूत्र होते हैं 22 प्लस XY और मादा में गुणसूत्र होते हैं 22 प्लस XX। नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये हमने गुणसूत्रों के बारे में बताया, क्योंकि आगे आपके जेनेटिक्स चैप्टर में गुणसूत्र का भी आता है, तो फिर आपको समझ में नहीं आता। तो ये आपके पॉइंट्स क्लियर होते हुए चलने चाहिए कि नर में गुणसूत्र होते हैं जनन गुणसूत्र XY और मादा में गुणसूत्र होते हैं XX। तो मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, या 46 संख्या में मानव शरीर में। और कायिक कोशिकाएं हैं, उनमें 23 जोड़े कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, जो कि समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। और जनन कोशिकाओं में 22 जोड़े गुणसूत्र तो कायिक गुणसूत्र होते हैं, लेकिन एक जोड़ा गुणसूत्र होता है, वह होता है जनन गुणसूत्र। नर में XY और मादा में XX।
अब बच्चों ये युग्मक किस प्रकार से बने हैं और इनकी संख्या कैसे आधी होती है, इसके बारे में भी हम थोड़ा बताएंगे। नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कोशिका विभाजन, कि शरीर की प्रत्येक कोशिका कोशिका विभाजन करती है, तभी तो छोटे बच्चे से एक बड़ा नौजवान बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोशिकाएं क्या होती रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं, और कोशिकाएं विभाजित होकर हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करती है। तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का है, एक तो समसूत्री कोशिका विभाजन, और समसूत्री कोशिका विभाजन में मान लीजिए कि जोड़ों के रूप में हम कह रहे हैं कि 2n क्या है, गुणसूत्र है, और ये कोशिका है, और हम समसूत्री विभाजन को बताना चाह रहे हैं कि ये कोशिका है और समसूत्री विभाजन हम बता रहे हैं। जब इसमें विभाजन होता है तो 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है जो कि होती है, यानी कि 2n है तो 2n ही बनेगी। और ये कौन सा विभाजन है? समसूत्री कोशिका विभाजन। और समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कोशिका विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका के गुणसूत्रों के समान ही बनी रहती है। और ये समसूत्री विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है शरीर की देह कोशिकाओं में या कायिक कोशिकाओं में। ये हमारा पहला विभाजन था, समसूत्री विभाजन। अब हम देखें दूसरा विभाजन है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या से आधी हो जाती है, यानी कि 2n है मात्र कोशिका में, मात्र कोशिका में 2n है, तो संतति कोशिका में कितनी हो जाएगी? आधी, तो n हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होती है कि गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। और अर्धसूत्री विभाजन काम में आता है नर युग्मक व मादा युग्मक बनाने में। के निर्माण में क्या काम में आएगा बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन। देखिए जैसे कि ये नर है और नर में गुणसूत्रों की तो बात छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर तीसरे जोड़ी की बात करते हैं, जो 23वां जोड़ा है उसकी बात करते हैं। तो नर में होता है XY, नर में क्या है? XY, 2n है ये। नर में कर रहे हैं, और नर में गुणसूत्र क्या है? X और Y, 2n है ये। और अब इनका विभाजन होगा कोशिका का, तो कोशिका विभाजन से X और Y क्या मिलेंगे? युग्मक मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्राप्त होते हैं युग्मक। और ये क्या है? जनक। कौन सा जनक है? नर। और इसी प्रकार से अगर मादा में देखें तो मादा में XX गुणसूत्र होते हैं मादा में, और मादा के XX गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इससे X और X ये युग्मक मिलते हैं जिनको हम मादा युग्मक कहते हैं। तो नर और मादा युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। नर के जो XY हैं उनसे युग्मक बनते हैं X और Y, और मादा के जो युग्मक हैं उनसे बनते हैं XX।
तो बच्चों ये हमने कोशिका विभाजन पढ़ा और हमने जनन तंत्र के बारे में, जनन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, जनन क्या है और किस प्रकार से युग्मक होते हैं, उन युग्मकों को हम क्या क्या कहते हैं। हमारा जनन तंत्र का भाग शुरू हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जनन तंत्र। और जनन तंत्र दो प्रकार का है, नर जनन तंत्र और दूसरा है मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर के अंदर नर जनन तंत्र होगा और मादा के अंदर मादा जनन तंत्र होगा। तो बच्चों जनन तंत्र पढ़ने से पहले अभी समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम आपको पढ़ाते हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो बच्चों अब हम देखते हैं नर जनन तंत्र और ये हम आपको वीडियो से बताते हैं। देखिए नर जनन तंत्र का डायग्राम दिखाया गया है बच्चों। देखिए नर जनन तंत्र, और नर जनन तंत्र में नर जनन अंग है और नर जनन अंगों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग, ये चित्र दिखाया गया है बच्चों। तो जो प्राथमिक है उसमें मेन आता है वृषण, और वृषण के अंदर ही नर युग्मकों का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसे वृषण को जनद भी बोलते हैं, जनद। इसके बाद बाकी के जो अंग हैं वो द्वितीयक लैंगिक अंग हैं और जिनमें आता है वृषण कोश। वृषण कोश से एक नली निकलती है जिसे बोलते हैं हम शुक्र वाहिनी। देखिए चित्र में, और शुक्र वाहिनी आगे जाकर खुलती है शुक्राशय के अंदर, और इस शुक्राशय के अंदर शुक्राणु एकत्रित होते हैं। इधर आप साइड में देखेंगे ऊपर एक थैली जैसी संरचना दिखाई दे रही है जिसे मूत्राशय कहते हैं। और हमने उत्सर्जन में पढ़ा था कि मूत्र नलिका मूत्राशय को मूत्र से भर देती है। इधर देखिए आपको एक प्रोस्टेट ग्रंथि भी नजर आएगी, जहां पर इस ग्रंथि के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, नर हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। आगे शुक्राशय से नली निकलेगी और मूत्राशय से भी नली निकलेगी। ये दोनों नलियां एक साथ मिल जाती हैं और शुक्राणु और मूत्र दोनों का मार्ग समान होता है और ये आगे खुलता है शिश्न के अंदर, मूत्र मार्ग खुलता है और इस प्रकार से शुक्राणुओं का स्खलन कर दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं बच्चों, ये हमारा डायग्राम है। एक बार आप डायग्राम बना लीजिए, एकदम क्लियर बना हुआ है डायग्राम।
तो आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लीजिए। नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं और नर जनन तंत्र में दो प्रकार के अंग है, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग। प्राथमिक अंगों में आता है वृषण और द्वितीयक अंगों में बाकी के अंग द्वितीयक अंगों में आते हैं। जो वृषण है वह वृषण कोश में स्थित होता है और वृषण कोश शरीर के बाहर होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं वृषण कोश। ये वृषण कोश उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं, क्या कारण है? तो कारण यह है बच्चों कि देखिए ये वृषण कोश है, ये पूरा का पूरा, और ये कहां पर है, ये शिश्न है, और ये कहां पर है, उदर गुहा के बाहर। ये वृषण कोश उदर गुहा के बाहर इसलिए होता है क्योंकि उदर गुहा का टेम्परेचर देह ताप बॉडी टेम्परेचर के बराबर ही होता है और जो शुक्राणु हैं उनको जीवित रहने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। बॉडी टेम्परेचर से कम ताप चाहिए, उदर गुहा के टेम्परेचर से कम ताप चाहिए, जिससे ये उदर गुहा के बाहर होते हैं और यहां पर वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग देखिए, लैंगिक अंगों में हमने बताया था क्या था, वृषण, प्राथमिक लैंगिक अंग। देखिए बच्चों, ये वे अंग हैं जो छोटे होते हैं और इनमें ही लैंगिक कोशिकाओं यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है और कुछ हार्मोन भी स्रावित करते हैं। और प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनद भी कहते हैं, जनद। और नर में जो जनद होता है उसे कहते हैं वृषण या टेस्टिस। नर जनन कोशिका शुक्राणु कहलाती है और वृषण इन शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। जो वृषण है वह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश के अंदर वृषण उपस्थित होंगे। तो क्या क्या करते हैं वृषण? शुक्राणु का निर्माण करते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों द्वितीय लैंगिक अंग। और द्वितीयक लैंगिक अंगों में वृषण के अलावा जो भी है वो द्वितीयक लैंगिक अंगों में आता है बच्चों। तो द्वितीयक लैंगिक अंगों में हमारा सबसे पहले आ रहा है वृषण कोश। तो वृषण कोश वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक हैं। वृषण कोश के अंदर वृषण फिक्स रहते हैं और शुक्राणुओं को बनने के लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, बॉडी के टेम्परेचर से कम तापमान की आवश्यकता होती है और वृषण कोश कम तापमान ही प्रोवाइड करवाता है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। तो वृषण कोश ताप के तौर पर कार्य करता है। यहां का तापमान शरीर के अन्य अंगों से, जितने भी शरीर के बॉडी ऑर्गन्स है उनसे सबसे कम होता है। तो यहां पर वृषण कोश का टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? कम होता है। इसके बाद सेकंड आता है शुक्र वाहिनी।
और वृषण से वृषण कोश से शुक्राशय तक एक वाहिनी निकलती है वृषण से, और इस वाहिनी को कहते हैं हम शुक्र वाहिनी। जो क्या करती है शुक्र वाहिनी? शुक्राणुओं को वृषण से शुक्राशय तक पहुंचाती है। तो शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक समान मार्ग बनाती है, और इस समान मार्ग से ही शुक्राणु और मूत्र दोनों एक साथ प्रवाहित हो सकते हैं। शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी एक साथ मिल जाती हैं, और अब ये वाहिका क्या बनाती है? स्खलन वाहिनी, और स्खलन वाहिनी द्वारा शुक्राणुओं को स्खलित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमने अभी पढ़ा था वृषण कोश और शुक्रवाहिनी। अब शुक्रवाहिनी कहां पहुंचती है? शुक्राशय में। कहां पहुंचती है? शुक्राशय में। शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को कहां लेके जाती है? एक थैली जैसी संरचना में लेके जाती है, जिसे शुक्राशय कहते हैं। और शुक्राशय के अंदर एक तरल पदार्थ बनता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। शुक्राशय में शुक्राणु आ गए हैं। कहां से आ गए हैं? शुक्रवाहिनी द्वारा शुक्राशय में। अब इनको एक लिक्विड चाहिए गति करने के लिए, तो इस लिक्विड का निर्माण किया जाता है शुक्राशय में। तो वो लिक्विड और शुक्राणु मिलकर बनाते हैं वीर्य। तो शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है, और इस तरल पदार्थ के द्वारा ही शुक्राणुओं को पोषण, ऊर्जा और गति मिलती है। तो शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है? शुक्राशय में स्रावित पदार्थ। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोस्टेट ग्रंथि। यह अखरोट के आकार की एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है और उसका उत्सर्जन भी करती है, और ये तरल भी वीर्य का भाग बनाते हैं और शुक्राणुओं को गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों मूत्र मार्ग। और मूत्र मार्ग क्या है? एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। इसमें से होते हुए शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव ये निकलते हैं और कहां जाते हैं? शिशन से गुजरते हैं और मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर स्खलित कर दिए जाते हैं। इसके बाद शिशन, ये एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच लटकता है। वृषण कोश दो है और दोनों के बीच में शिश्न पाया जाता है। सामान्य अवस्था में ये शिथिल रहता है और मूत्र विसर्जन के काम में आता है, लेकिन जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, मैथुन की प्रक्रिया होती है, तो यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्य का निष्कासन मादा जनन तंत्र में पहुंचने के बाद करता है। तो ये हमने देखा बच्चों नर जनन तंत्र। देखिए वापस से डायग्राम, अब हम रिपीट करते हैं एक बार।
अभी हमने इसकी पूरी डिटेल पढ़ी थी, वापस से वंस अगेन डायग्राम से भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए, मानव नर जनन तंत्र में 2 वृषण पाए जाते हैं और ये शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि वृषण कोश का तापमान पूरे शरीर के तापमान से कम होता है और यहां पर तापमान की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि कम तापमान पर ही शुक्राणु बनते हैं। वृषण के अंदर शुक्राणु बनेंगे और वृषण को स्थिर रखने का काम करता है वृषण कोश। ये संख्या में 2 होते हैं और इनके बीच में शिश्न पाया जाता है, जैसा कि दिखाया गया है, और ये बेलनाकार संरचना होती है। वृषण से शुक्रवाहिनी निकलती है और यह शुक्रवाहिनी शुक्राशय में जाकर खुलती है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणु शुक्रवाहिनी द्वारा शुक्राशय के अंदर जाते हैं। शुक्राशय के अंदर एक तरल पदार्थ बनता है और यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा और गति प्रदान करता है और वीर्य का निर्माण करता है। मूत्र नलिका मूत्राशय में खुलती है और बाद में स्खलन वाहिनी के साथ मिल जाती है। यहां पर देखें तो प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, जो अखरोट के जैसे आकार की होती है, शेप में अखरोट जैसी होती है, और यह भी क्या करती है, तरल स्रावित करती है, जो शुक्राणुओं को क्या करता है, गति प्रदान करता है। अब आगे स्खलन वाहिनी मूत्र मार्ग में जाकर खुलती है और मूत्र और शुक्राणु दोनों मूत्र मार्ग के द्वारा ही बाहर निकाले जाते हैं और मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र जनन छिद्र द्वारा शुक्राणु और मूत्र निष्कासित किए जाते हैं। तो ये आपका था बच्चों आज नर जनन तंत्र। डायग्राम देख लीजिए। और इसकी डिटेल आपको समझा दी है बच्चों, और आप देखते चलिए। नर जनन तंत्र के 2 भाग होते हैं, 2 अंग होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि नर का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है, कौन सा है, तो आप बताएंगे वृषण, और इनको जनद भी कहते हैं। तो नर में जो जनद होता है वह वृषण कहलाता है और यह क्या करता है, नर जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। और नर जनन कोशिका कौन सी होती है बच्चों, शुक्राणु। तो शुक्राणुओं का निर्माण कौन करता है, वृषण। इसके बाद द्वितीयक लैंगिक अंग आते हैं बच्चों, और द्वितीयक लैंगिक अंगों में है वृषण कोश, जिसमें कि वृषण फिक्स रहेंगे, शुक्रवाहिनी जो कि शुक्राशय में खुलती है और शुक्राणुओं को ले जाने का काम करती है शुक्राशय तक। इसके बाद आता है आपके शुक्राशय, जो थैलीनुमा संरचना है, और ये एक तरल का निर्माण भी करता है, और ये तरल और शुक्राणु मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। इसके बाद आती है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है और ये भी एक तरल का निर्माण करती है। इसके बाद मूत्र मार्ग आ जाता है, जो कि एक पेशीय नलिका है, और मूत्र नलिका और स्खलन वाहिनी मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाते हैं, और जिससे कि शुक्राणुओं का और मूत्र का निष्कासन किया जाता है। आगे आता है शिश्न, और शिश्न कैसा है, एक बेलनाकार अंग है जो वृषण दोनों वृषण कोश के बीच में लटकता है। और इस प्रकार से हमने आज देखा बच्चों नर जनन तंत्र। तो बच्चों आज हमने नर जनन तंत्र के बारे में डिटेल देखा। नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे मादा जनन तंत्र, और किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से युग्मनज बनेगा और संतान उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, यह हम सारी डिटेल आपको बताएंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट टर्न तक के लिए ओके, विदा।